अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आजकल जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है मुकन्नना की तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर। तो बच्चों, मुकन्नना का काम कानून बनाना, और आप सब जानते हैं कि कानून साजी जो है वो मौजूदा दौर में एक बहुत अहम फरीज़ा, एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जो रियासत के अंदर कानून साज अंजाम देते हैं। तो बच्चों, कानून साजी में अगर किसी भी किस्म की कोताही हो या कानून बनाते वक्त किसी भी तरह की लापरवाही बरती जाए तो वो फिर पूरी कौम के लिए सख्त नुकसानदेह साबित होती है, नुकसान का बायस होती है। चूँकि ये काम आम लोगों के बस का नहीं होता, इस मकसद के लिए ज़रूरी होता है कि तालीम याफ्ता, मुल्की मसाइल से आगाह लोग और फिर किसी हद तक तजर्बाकार अफराद उनका चुनाव किया जाए, वो पार्लियामेंट तक पहुँचें और फिर वो कानून साजी करें। बल्कि रूसो कानून साजी के काम को इतनी अहमियत देता था कि वो इंसानों को इसके काबिल ही नहीं समझता था। उसका ख़्याल था कि सिर्फ देवता ही सही कानून साजी कर सकते हैं। तो उसकी बात से हम समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा काम है। गो कि हम उसकी बात से मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन हम समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा काम है, कितनी ज़िम्मेदारी का काम है। बहरहाल ये फ़रीज़ा जो है ये आजकल अहसन अंदाज से अदा किया जा रहा है। जमहूरी इदारों में तश्कील पाने वाले मौजूदा दौर के अंदर जो कवानीन हैं, अगर हम उनका मुवाजना करें बादशाहत के दौर के कवानीन से, तो बहुत बेहतर हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो मौजूदा दौर के अंदर जिस वक्त मुकन्नना की, पार्लियामेंट की, कानून साज इदारे की, कानून साज असम्बली की, मजलिस शूरा की बात की जाती है, तो पहला सवाल उसकी तंजीम के हवाले से उठता है। तो अगर हम दुनिया भर में देखें तो मुकन्नना की जो तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए दो तरीक़ेकार राइज हैं। इनमें जो पहला तरीक़ाकार है वो यकवानी मुकन्नना के हवाले से, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर के हवाले से है। ऐसा निज़ाम जिसमें मुल्क के अंदर कानून बनाने के लिए एक ही ऐवान हो, पार्लियामेंट का एक ही ऐवान हो, मजलिस शूरा का एक ही ऐवान हो और वहीं पे कानून साजी हो, तो उसको हम यकवानी मुकन्नना कहते हैं। और अगर ऐसा हो कि कानून साज असम्बली, पार्लियामेंट या मजलिस शूरा जो है उसके दो ऐवान हों, तो उसको दो ऐवानी मुकन्नना या बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहेंगे। तो कल हमने बहुत तफसील से यूनिकैमरल लेजिस्लेचर को पढ़ा और फिर हमने इसकी खूबियाँ भी पढ़ी, इसकी ख़ामियों के हवाले से भी हम लोगों ने बात की। तो आज जो हमारा बुनियादी मौजू है, जो टॉपिक है, वो है दो ऐवानी मुकन्नना, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर ऐसा निज़ाम जिसमें दो ऐवान होंगे, ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी। ऐवान बाला को हम अपर हाउस कहते हैं, ऐवान ज़ेरी को हम लोअर हाउस कहते हैं। अगर मुकन्नना के दो ऐवान हों तो फिर एक बार याद रखिएगा कि दो ऐवानी मुकन्नना बाई कैमरल सिस्टम कहलाएगा। तो एक ऐवान को, इनमें से एक ऐवान जो है, और आम तौर पर वो ऐवान ज़ेरी, लोअर हाउस, इस ऐवान को बिलावास्ता इंतखाब के ज़रिए से मुंतखब किया जाता है। और अगर मुल्क के अंदर वफाकी निज़ाम हो तो हर इकाई को आबादी की बुनियाद पर जो है वो नुमाइंदगी दी जाती है। और फिर ऐवान बाला की तरफ अगर हम बढ़ें तो वफाकी निज़ाम में ही ऐवान बाला में तमाम इकाइयों को जो है वो मसावी नुमाइंदगी भी दी जाती है। लेकिन अगर कंपैरिजन करें इख्तियारात के हवाले से तो जो हमारे पास लोअर हाउस है, इसके इख्तियारात जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये ज़्यादा बाइख्तियार होता है, इसे मुल्की मालियात में मुकम्मल कंट्रोल हासिल होता है बनिस्बत अपर हाउस के। और तश्कील अगर देखी जाए तो ऐवान बाला की तश्कील के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार राइज हैं दुनिया भर में, जबकि ऐवान ज़ेरी, लोअर हाउस की तश्कील का जो एक ही तरीका जो है, जो ज़्यादा मकबूल है और ज़्यादातर मुल्कों में वही अपनाया जाता है, वो है बराह रास्त इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए से यहाँ पे अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जमा होते हैं और कानून साजी करते हैं। जब कानून साजी के अमूर में दोनों ऐवान शरीक होंगे, दोनों ऐवान मिल के कानून साजी करेंगे, कानून बनाएंगे, तो फिर इस सिस्टम को हम बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहेंगे। आज हम इसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ पढ़ेंगे। तो हम आगाज़ करते हैं इसके मेरिट्स, यानी इसकी खूबियाँ। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, दो ऐवानी मुकन्नना जो है वो किन किन खूबियों की हामिल है। तो बच्चों, सबसे पहले वफाकी रियासत में ऐवान बाला की ज़रूरत होती है।
बच्चों, जहाँ जिन मुल्कों में वफाकी निज़ाम है वहाँ पर इख्तियारात को आइन की रूह से सूबों और मरकज़ी हुकूमत में तकसीम कर दिया जाता है। मरकज़ी असम्बली की जो तश्कील है वो इस तरह से की जाती है कि इलाके जितने भी हैं आबादी के लिहाज से छोटे सूबों को, इकाइयों को नुकसान ना पहुँचे। यानी नुकसान का बायस ना बड़ी आबादी वाले सूबे हों ना छोटी आबादी वाले सूबे हों। अगर असम्बली का एक ही ऐवान हो और तमाम सूबे उसमें बराबर नुमाइंदगी रखते हों तो बड़े सूबों के अवाम इसे पसंद नहीं करते और वो आबादी के तनासब से नुमाइंदगी का मुतालबा जो है उसको दोहराते रहते हैं। यानी वो चाहते हैं कि अगर एक ऐवान पे मुश्तमिल जो है वो मुकन्नना या कानून साज असम्बली हो तो उनको आबादी की बुनियाद पे नुमाइंदगी दें। इस तरह से उनकी नुमाइंदगी जो है वो ज़्यादा होगी, उन इलाकों की जहाँ की आबादी ज़्यादा है उनकी नुमाइंदगी ज़्यादा होगी, उनकी सीटें ज़्यादा होंगी और उनकी हैसियत ज़्यादा मजबूत होगी। और अगर ऐसा किया जाएगा तो छोटे सूबे के जो अवाम हैं उनकी हक तलफी होगी। तो वफाकी रियासत जहाँ कहीं है, वफाकी निज़ाम जिस जिस रियासत में अपनाया गया है वहाँ पर ये एक ज़रूरत है कि दो ऐवानी मुकन्नना हो। दो ऐवानी मुकन्नना होगी तो एक ऐवान के अंदर आबादी की बुनियाद पर नुमाइंदगी होगी और एक में बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी होगी। तो जहाँ पर आबादी की बुनियाद पर नुमाइंदगी मिलेगी वहाँ पर आबादी से मुताल्लिक़ जितने भी मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा और जहाँ पर बराबरी की बुनियाद पर तमाम इकाइयों को नुमाइंदगी मिल रही है वहाँ पर बराबरी की बुनियाद पर जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ बहुत आसानी से किया जा सकेगा। तो ऐसे में जो है ये सिस्टम वफाकी रियासत वाली जहाँ जहाँ पे वफाकी निज़ाम है जिस जिस रियासत में ये उनके लिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि लायक और तजर्बाकार अफराद जो हैं वो हमें मयस्सर होते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम के अंदर। इसमें क्या होता है, अगर हम अमेरिका को भी देखें तो अमेरिका में आपके सामने मिसाल रखूँगी कि अमेरिका की जो सेनेट है, जो ऐवान बाला है, अमेरिका की सेनेट के जो मेंबर्स हैं इनकी जो मियाद ओहदा है वो है 6 साल। कई सेनेटर्स जो हैं वो 24-24 साल से 28 साल तक वो मुसलसल सेनेट के मेंबर्स रहे हैं। और अगर हम इसका कंपैरिजन करें वहीं पे मौजूद जो उनका दूसरा ऐवान है, ऐवान नुमाइंदगान के जो अरकान हैं वो 2-2 साल के लिए मुंतखब होकर आते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर जो ज़्यादा लायक, ज़्यादा काबिल, ज़्यादा तजर्बाकार लोग हैं ना वो सेनेट को प्रेफर करते हैं। तो सेनेट के अंदर जो है वो बहुत तजर्बाकार लोग मौजूद होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो अहम शख्सियात हैं वो अपने रिटायरमेंट के बाद जो है वो सेनेट का रुख करती हैं। फिर इसी तरह से अगर हम दारुल उमरा को देखें जो वहाँ का ऐवान बाला है तो बादशाह की जानिब से जो रुकनीत दी जाती है वो बाज़ औक़ात जो वहाँ के साबिक़ वज़राए आज़म हैं, ऐसे लोग हैं जो मंझे हुए सियासतदान हैं जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और जिन लोगों ने अपनी ज़हानत और काबिलियत को जो है वो मनवाया है, काबिलियत का लोहा मनवाया है पूरी कौम से, उनको मेंबरशिप दी जाती है और फिर उन लोगों की काबिलियत से जो है वो फ़ायदा उठाया जाता है। कहा यह जाता है कि दारुल उमरा में जो तकारीर की जाती हैं इनके मेंबर्स की जानिब से उनका मयार दुनिया भर के ऐवानों में सबसे बुलंद है और दारुल अवाम जो ऐवान ज़ेरी है वहाँ पर उसके अरकान और इंतज़ामिया के जो अफराद हैं वो दारुल उमरा के मेंबर्स की राय का हमेशा एहतराम करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहे होते हैं, उनसे रहनुमाई भी लेते हैं। ये बहुत काबिल ज़िक्र बात है कि मुल्क के ज़हीन और काबिल तरीन अफराद जो हैं जो ये समझते हैं कि हमें इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना, इलेक्शंस के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, पसंद नहीं करते, वो दारुल उमरा में मेंबरशिप उनको मिल जाती है, वहाँ पर उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाया जाता है। तो दो ऐवानी मुकन्नना का फ़ायदा ये है कि एक ऐवान में मुंतखब होकर लोग आ रहे हैं और दूसरे ऐवान में अगर नामज़द भी किए जा रहे हैं या इनडायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए से भी भेजे जा रहे हैं या उनकी नॉमिनेशन मतलब नामज़द करके भेजे जा रहे हैं या मौरूसी बुनियाद पे भी जिस तरह से दारुल उमरा के अरकान उनको भी भेजा जा रहा है,
तो फिर उनसे फ़ायदा उठाया जा रहा है, उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये बहुत काबिल लोग हैं जो इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेते, जो समझते हैं कि हम इलेक्शन के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। तो इनकी सलाहियतों से जो है कानून साजी के हवाले से काफ़ी फ़ायदा उठाया जा सकता है। फिर हम देखते हैं नज़र षानी मौजूदा दौर के अंदर हम सब जानते हैं कि कानून साजी का काम बहुत बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है, और ये एक ऐवान के बस की बात नहीं रही। 2 ऐवानी मुक़न्नना की सूरत में कानून साजी के काम को तकसीम कर दिया जाता है। कुछ मुसव्वदात कानून साजी ऐवान बाला में उनका आगाज़ हो जाता है, और कुछ मुसव्वदात कानून साजी जो है उनका आगाज़ ऐवान ज़ेरी से हो जाता है। कुछ मुसव्वदात जो ऐवान बाला में पहले पेश किए जाते हैं, वहाँ से मंजूरी हासिल करने के बाद ऐवान ज़ेरी में आते हैं। जो ऐवान ज़ेरी में पहले शुरू किए गए हैं वो यहाँ से तमाम मराहिल तय करने के बाद ऐवान बाला में चले जाते हैं। तो अगर कोई झोल रह गया है उजलत की वजह से तो वो देख लिया जाता है, और इससे एक तरह से नज़र षानी हो जाती है। एक ऐवान ने जो है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से तमाम मराहिल से गुजारा, कोशिश की कि उसमें किसी किस्म का इबहाम ना रहे, किसी किस्म का झोल ना रहे, तो दूसरा ऐवान जो है वो फिर उसको देख रहा है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ गैर अहम जो मुसव्वदात होते हैं वो ऐवान बाला में पेश कर दिए जाते हैं। जब ये ऐवान बाला से मंजूरी हासिल कर लेते हैं तो फिर इनको दूसरे ऐवान में भेजा जाता है। तो फिर दूसरा ऐवान, ऐवान ज़ेरी जो है वो सतही तौर पे इनका जायज़ा लेता है और ज़्यादा तफसीलात में जाके वक्त ज़ाया नहीं करता। इस तरह से ऐवान ज़ेरी का जो है वो बहुत सा वक्त भी बच जाता है। जो ऐसे बिल जो अहमियत के हामिल होते हैं वो ऐवान ज़ेरी में हमेशा पहले पेश किए जाते हैं, उन्हें तफसीलन परखा जाता है। काम की ज़्यादती की वजह से उनमें ख़ामियों का मौजूद रहना, हम कह सकते हैं कि उसमें ख़ामियाँ जो हैं वो रह सकती हैं। ऐसे में जब ये बिल दोबारा दूसरे ऐवान में जाते हैं तो फिर इनकी ख़ामियों को दूर करने की कोशिश की जाती है। तो नज़र षानी के इस तरीक़ाकार से जो है वो ख़ामियों का इम्कान जो है वो काफ़ी घट जाता है, कम हो जाता है। तो नज़र षानी जो है वो बहुत ज़रूरी है जो कि अडॉप्ट की जाती है इस सिस्टम के अंदर। फिर हम एहतसाब और तवाज़ुन की बात करेंगे। अगर मुक़न्नना या कैवानी हो तो तमाम इख्तियारात जो है वो वाहिद ऐवान के हाथों में जमा हो जाते हैं, यानी एक ही ऐवान है और तमाम इख्तियारात उसी के पास है। ख़ास तौर पे पार्लिमानी निज़ाम में एक ऐवान होने की सूरत में वो ऐवान जो है वो फिर मनमानी कार्रवाइयाँ कर सकता है। करीब करीब ऐवान के अरकान जो हैं वो अपनी आमरीत वहाँ पे कायम कर सकते हैं। कहा यह जाता है कि अगर ताकत और इख्तियार की बाकायदा तौर पे निगरानी ना की जाए तो फिर इसमें जाबिराना रुझान भी पैदा हो जाता है। तो 2 ऐवान मुक़न्नना में जो रोक टोक है और तवाज़ुन का उसूल है वो इसमें कार फरमाए, वो इसमें शामिल हो जाता है। एक फेमस क्रिटिक हैं लेकी, वो कहते हैं कि ऐसी हुकूमत बदतरीन होती है जिसमें यक ऐवान मुक़न्नना हो। तो 2 ऐवान मुक़न्नना चेक एंड बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि मनमानी ना की जाए, इख्तियारात से तजावुज़ ना किया जाए और इख्तियारात की आमरीत जो है उसको कायम ना किया जाए। फिर इसके बाद हम राय अम्मा की तश्कील को देख लेते हैं कि 2 ऐवान मुक़न्नना की सूरत में ये भी फ़ायदा होता है कि किसी बिल के कानून बनने से पहले आवाम को इसके मुतालिक अपने ख़यालात के इज़हार का मौका मिल जाता है। यानी जिस वक्त मुसव्वदा जो है वो एक ऐवान में पेश किया गया है और इस पर डिस्कशंस हो रही हैं और बहस मुबाहसा हो रहा है, तो वो मीडिया के थ्रू, प्रेस के थ्रू जो है वो लोगों तक भी पहुंचता है। तो ऐसे में लोगों को अपनी राय बनाने का और उसके इजहार का मौका भी मिल जाता है। जब फिर इस तरह से वो पहले ऐवान से मंजूरी हासिल कर लेता है, दूसरे ऐवान में जाता है, तो आवाम की जो राय होती है वो भी उन पार्लियामेंटेरियंस तक पहुंचती है। तो ये कहा जाता है कि ये ठीक है कि कानून साजी में ताख़ीर हो रही है, लेकिन इससे कानून साजी में जो आवाम की राय है वो भी शामिल हो रही है, आवाम की राय को जानने का जो है वो मौका मिल रहा है। फिर इसके साथ ही हम देखेंगे कि मुस्तकिल ऐवान, ऐवान बाला जो है वो बहुत सारे मुल्कों में एक मुस्तकिल ऐवान की हैसियत रखता है कि ये हमेशा कायम रहता है। इसके अरकान जो हैं वो मुंतखब होकर आते रहते हैं, रिटायर हो जाते हैं, चले जाते हैं। ये एकदम से सारा ना खाली होता है ना भरता है। अमेरिका, पाकिस्तान और भारत है और भी कई मुल्क हैं, इनमें ऐवान बाला के अरकान का चुनाव एक साथ नहीं होता जैसे ऐवान ज़ेरी में होता है कि मुल्क में इलेक्शन हुआ है, एकदम से सारे लोग जो है वो मुंतखब होकर आए हैं और जब उनका वो टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो फिर एकदम से वो सारा ऐवान खाली हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ऐवान बाला के अरकान का चुनाव एक साथ नहीं होता है। अमेरिका में भी देख लीजिए,
अमेरिका में भी 1/3 अरकान हर दूसरे साल जो है वो मुंतखब किए जाते हैं। तो इससे तसलसल कायम रहता है। यानी अभी कुछ लोग मौजूद होते हैं, उनकी मौजूदगी में नए लोग आ जाते हैं और जो उनका तजर्बा होता है उससे नए आने वाले फ़ायदा उठाते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऐवान बाला की मियाद जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे लोग मौजूद रहते हैं जिनके तजर्बे से फ़ायदा उठाया जा सकता है। और फिर कानून साजी का एक सिलसिला जो है और कानून साजी का जो सिलसिला है वो एक चलता रहता है। ऐवान बाला का जो की पॉलिसी का जो तसलसल है, इसके कायम रहने से जो है वो मुल्क व कौम को बहुत फ़ायदा पहुँचता है। और वैसे भी इस ऐवान के रुकन की जो मियाद होता है वो दूसरे ऐवान की निस्बत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ज़्यादा मंझे हुए सियासतदान हमें नज़र आते हैं और उनकी काबिलियत से फ़ायदा उठाया जाता है। फिर अक़लियतों की नुमाइंदगी। बच्चों, अगर हम देखें कि मुल्क के अंदर आम इंतख़ाबात हो रहे हैं और फिर आम इंतख़ाबात में मखलूत तरीक़ाकार पे अमल किया गया, तो ऐसे में फिर अक़लियतों की नुमाइंदगी का बड़ा मसला पैदा हो जाता है। तो अगर दूसरा ऐवान होगा तो दूसरे ऐवान की सूरत में जो अक़लियती फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़राद हैं, इनको चूँकि नामज़द करके नुमाइंदगी दी जाती है बहुत सारी जगहों पर, तो इनकी भी नुमाइंदगी हो जाती है। नुमाइंदगी का मसला पैदा हो जाता है उस वक़्त जब मखलूत तरीक़ाकार पे अमल किया जाता है। तो अक़लियतों के नुमाइंदे फिर पार्लियामेंट तक नहीं पहुँच पाते। तो जब दूसरा ऐवान होगा और वहाँ पे नामज़द करके जो है वो भेजा जाएगा, तो फिर उससे उनकी नुमाइंदगी का वो मसला भी हल हो जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। फिर अवामी रुझानात या कैवानी मुकन्नना हो, तो चूँकि इलेक्शन जो है वो 5 साल के वक्फे से होते हैं, तो इससे अवामी रुझानात मालूम नहीं हो पाते। दूसरा ऐवान हो जैसे कि पाकिस्तान में होता है, इंडिया में होता है, अमेरिका वगैरह में होता है, तो 2 या 3 साल के बाद दूसरे ऐवान में जो लोग मुंतखब होकर आ रहे होते हैं, इससे अवाम की सोच में क्या तब्दीली आ रही है उसका पता चलता रहता है। अवाम के जो बदलते हुए रुझानात हैं उनका पता चलता रहता है। और फिर हुकूमत जो है वो उन रुझानात की रोशनी में अपनी जो पॉलिसियाँ हैं उन पर भी नज़रसानी कर सकती हैं और उनको भी बेहतर बनाने की कोशिश कर सकती है। इसके साथ ही मैरियट एक फ़िलासफ़र हैं और वो कहते हैं कि 2 ऐवानी मुकन्नना जो है वो दुनिया के कई मुल्कों में कामयाब रही है। और अगर किसी भी बड़ी रियासत ने इस तरीक़ाकार को एक दफ़ा अपनाया है ना, तो फिर उन्होंने ख़त्म नहीं किया। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि यकवानी मुकन्नना का रिवाज जब से हुआ है, मुल्कों ने जब से इसको अडॉप्ट किया है, उसके बाद वो यकवानी मुकन्नना की तरफ नहीं गए। तो 2 ऐवानी मुकन्नना जो है वो इस वक्त तकरीबन हमें हर मुल्क के अंदर नज़र आती है। फिर इसके बाद हम मेरिट्स में इसका लास्ट पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। ताख़ीर। दूसरा ऐवान काम में ताख़ीर का बायस बनता है, ये एलिगेशन लगाया जाता है। इसे 2 ऐवानी मुकन्नना की ख़ामी कहा जाता है। हालांकि ये ताख़ीर जो है वो मुफीद साबित होती है और इससे बहुत सारी गलतियों को दुरुस्त करने का मौका भी मिल जाता है और बहुत सारी गलतियों से बच भी जाते हैं, जो कि आमतौर पे या कैवानी मुकन्नना में उजलत के बायस मौका नहीं मिलता और ऐसा नहीं हो पाता। तो यहाँ पे जो ताख़ीर होती है वो मुफीद भी साबित हो सकती है। फिर इसके बाद अब हम इसके डीमेरिट्स की तरफ चलते हैं। डीमेरिट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि काम में ताख़ीर। बच्चों, मुल्की हालात को, वक्त को, तकाज़ों को, अवामी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखकर कवानीन बनाए जाते हैं। इंतज़ामिया जब किसी भी कानून की ज़रूरत महसूस करती है तो मुसवदा तैयार करती है, असम्बली में पेश करती है और अगर 2 ऐवान हो तो ये मुसवदा फिर कई मुश्किल मराहिल से गुज़रने के बाद कानून बनता है। बाज़ औक़ात दूसरा ऐवान फ़ौरी ज़रूरत को पूरा करने में मदद देने की बजाय रुकावट का बायस भी बन जाता है और इससे बहुत सा वक्त ज़ाया हो जाता है। यानी कि मुसवदा कई मराहिल उसने एक ऐवान में तय किए, फिर वही सारे मराहिल उसने दूसरे ऐवान में तय किए, तो इससे जो है वो बहुत सा वक्त ज़ाया हो जाता है। इस दौरान बाज़ औक़ात इख्तलाफात भी पैदा हो जाते हैं, यानी कि मुसवदे के पास होने में कई हफ़्ते और बाज़ औक़ात महीनों लग जाते हैं। फिर अगर इख्तलाफी मसाइल को ख़त्म करने के लिए
मुश्तरका कमेटियों का इजलास मुनक़िद किया जाए, वो बनाई जाएँ, तो उनकी तश्कील, उनके तरीक़ाकार में जो है वो मज़ीद मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं, उन मसाइल में इजाफ़ा होता है। तो इस तरह से बहुत सारा वक़्त जो है वो ज़ाया होता है। तो कहा ये जाता है कि बाज़ औक़ात किसी कानून की फ़ौरी ज़रूरत होती है, लेकिन ताख़ीर की वजह से वो ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती, तो काम में ताख़ीर हो जाती है। ये इस पे एतराज़ किया जाता है और इसकी ख़ामी बताई जाती है। फिर इसके बाद सियासी कशमकश, 2 ऐवान मुक़न्नना में ये ख़ामी पाई जाती है कि इसमें सियासी कशमकश के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। अगर तो दोनों ऐवानों में हम आहंगी पाई जाए तो अक्सर मामलात जो हैं वो बड़े आसान तरीके से, अच्छे तरीके से चलते रहते हैं। लेकिन अगर दोनों ऐवानों में चपकलिश पैदा हो जाए, सियासी इख्तलाफात रखने वाले लोग आ जाएं, तो फिर दोनों ऐवानों में कशमकश शुरू हो जाती है। ऐसे सूरत में कानून साज़ी का जो अमल है उसमें फिर बहुत सारी रुकावटें भी पैदा होंगी और फिर इसके मनफी असरात भी मुरतब होंगे। फिर पेचीदा निज़ाम है। 2 ऐवान मुक़न्नना की जो दूसरी ख़ामी है वो ये है कि ये बड़ा पेचीदा सा निज़ाम है। आम शहरी जो है वो बाज़ औक़ात इसे नहीं समझ पाता कि 2 ऐवान हैं, बैक वक़्त दोनों कानून साज़ी कर रहे हैं। कुछ कवानीन ऐवान बाला में पेश किए गए, कुछ ऐवान ज़ेरी में पेश किए गए। ऐवान बाला से ऐवान ज़ेरी की तरफ आ रहे हैं, ऐवान ज़ेरी से ऐवान बाला की तरफ जा रहे हैं। अवाम जो हैं वो इस पेचीदगी को नहीं समझ पाते। फिर उसके बाद है कसीर अखराजात। 2 ऐवान मुक़न्नना में ये होता है कि दोनों ऐवानों के अंदर बहुत सारे अराकीन होते हैं और इन तमाम अराकीन को जो है वो कौमी ख़जाने से इनको तनख्वाहें भी दी जाती हैं, मराद भी दी जाती हैं और कौमी ख़जाने पे बहुत बड़ा बोझ होता है। या कि ऐवान मुक़न्नना में एक ही ऐवान है और उन्हीं की पे है, उन्हीं के अलाउंसेस है, उन्हीं की मराद हैं, जबकि 2 ऐवान मुक़न्नना की सूरत में दूसरा भी ऐवान शामिल हो जाएगा, उसके मेंबर्स भी होंगे। तो ये कौमी ख़जाने पे जो है वो बहुत बड़ा बोझ तस्वुर किया जाता है। इनकी तनख्वाहें, इनकी मरात जो हैं, और कौमी ख़जाने से करोड़ों रुपया जो है वो इन पे ख़र्च किया जाता है और जो मुल्क गरीब मुल्क हैं वो ये तमाम अखराजात जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर उसके बाद हम देखते हैं ज़िम्मेदारी का तयन। 2 ऐवान मुक़न्नना की एक ख़ामी ये भी है और ये ख़ामी इनका गैर ज़िम्मेदाराना रुझान भी है कि 2 ऐवान मुक़न्नना में दोनों ऐवान कानून साज़ी में शरीक होते हैं। एक ऐवान से बहुत से मराहिल तय करने के बाद मसवदा जो है वो दूसरे ऐवान में भेजा जाता है। दूसरे ऐवान में भी वही तमाम मराहिल तय किए जाते हैं, मसवदे को उन्हीं तमाम मराहिल से गुज़रना पड़ता है। तो इस तरह से कोई भी ऐवान जो है वो गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि दूसरे ऐवान ने भी इस पे कार्रवाई करनी है। अगर कोई कमी बेशी रह गई तो वो देख लेगा, अगर कोई कमी बेशी रह गई तो वो दूर कर देगा। जबकि दूसरा ऐवान ये सोच रहा होता है, ये ख्याल करता है कि मसवदा कानून पहले ऐवान से कई मराहिल से गुज़र के आया है, बहुत सारे मराहिल इसने तय किए हैं, लिहाजा अगर गलती होती तो वो दूर कर लेते हैं। तो इस रुझान की वजह से बाज़ औक़ात गलती अपनी जगह पर, इबहम अपनी जगह पर ही कायम रहता है, बरकरार रहता है और मसवदा जो है वो कानून बन जाता है, उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाता है। तो बाद अज़ां जो है वो बहुत सारे अदालती और इंतज़ामी नौइयत के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ये इसकी ख़ामी भी कही जाती है। फिर अवामी नुमाइंदगी के ख़िलाफ़ भी इसको करार दिया जाता है। 2 ऐवान मुक़न्नना की तश्कील जो है वो अलग अलग उसूलों पे की जाती है। आम तौर पे अगर देखा जाए तो ऐवान ज़ेरी जो है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल होता है और वो ज़्यादातर अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो कानून साज़ी कर रहे होते हैं, पार्लियामेंट को चला रहे होते हैं। तो ऐसे में दूसरा ऐवान जो आम तौर पे या मौरूसी होगा या नामज़द होगा या इनडायरेक्ट इलेक्शन के तरीके से मुंतखब होकर आने वाले मेंबर्स पे मुश्तमिल होगा। तो जिस कानून को अवामी नुमाइंदे दुरुस्त ख्याल करते हैं, हो सकता है कि दूसरा ऐवान, ऐवान बाला उस पर एतराज़ात लगाए। तो नामज़द ऐवान को ये हक़ देना कहा जाता है कि जमहूरी उसूलों के ख़िलाफ़ है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि मख़सूस मफादात का तहफ़्फ़ुज़। अगर बरतानिया को देखा जाए तो बरतानवी ऐवान बाला में उमरा को नामज़द किया जाता है।
कुछ को नामज़द किया जाता है और बहुत सारे उमरा जो हैं वो मौरूसी हैं। ऐवान जो है वो क़दामत पसंदों पर मुश्तमिल है और ये जो लोग हैं उमरा और दौलतमंद अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जिससे अवामी मफादात पर चोट भी पड़ती है। अवामी मफादात का ख़याल नहीं रखा जाता। दूसरा ऐवान जमहूरियत और इस्लाहात के रास्ते में रुकावटें भी पैदा कर सकता है, पैदा करता भी है। तो मौजूदा दौर में नामज़द करदा मख़सूस मफादात पे मबनी ऐवान जो है इसे कतन गैर ज़रूरी करार दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये मख़सूस मफादात जो उन्हीं के तबके से मुताल्लिक़ हैं उन्हीं का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है और इसमें जो जदीद नज़रियात हैं और अवामी ख्वाहिशात हैं उनको मद्देनज़र नहीं रखा जाता, ये उनके ख़िलाफ़ है। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने देखा कि मुकन्नना की तंज़ीम, एक बार फिर रिकॉल करवा दूं आप सबको कि मुकन्नना की तंज़ीम के हवाले से दुनिया भर में 2 तरीक़ाकार राइज हैं। उन 2 तरीक़ाकार में पहला जो तरीक़ाकार है वो ये है कि दुनिया में मुल्क, किसी भी मुल्क के अंदर या कैवानी मुकन्नना हो, यानी मुकन्नना का सिर्फ़ एक ऐवान हो और वही कानून साज़ी करे। जबकि जो दूसरा तरीक़ाकार राइज है उसमें कानून साज़ी के लिए 2 ऐवान हों और वो दोनों ऐवान मिलकर कानून साज़ी करें। कल हमने पढ़ा था एक ऐवानी मुकन्नना, आज हमने पढ़ा 2 ऐवानी मुकन्नना। 2 ऐवानी मुकन्नना में किसी भी मुल्क के अंदर 2 ऐवान होंगे, ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी। ऐवान ज़ेरी को हम लोअर हाउस कहेंगे, ऐवान बाला को हम अपर हाउस कहेंगे। ऐवान ज़ेरी के तमाम अरकान जो हैं ये डायरेक्ट इलेक्शन से मुंतखब होकर आते हैं हक़ बालिग राय दही के तहत, मखसूस मुद्दत के लिए, मुकर्ररा मुद्दत के लिए उसका आइन में तयन किया जा चुका है। ऐवान बाला की तश्कील के हवाले से दुनिया भर में मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार राइज हैं। अगर हम बरतानिया को देखें तो वहाँ मौरूसी बुनियाद पर प्लस कुछ को बादशाह नामज़द करता है। कनाडा में नामज़दगी है। अमेरिका के अंदर जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए से भी बहुत सी रियासतों में मुंतखब होकर आते हैं। पाकिस्तान में देखा जाए तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए से मुंतखब होकर आते हैं। तो इसकी तश्कील का जो तरीक़ाकार है वो दुनिया भर में मुख्तलिफ़ है। जबकि ऐवान ज़ेरी के हवाले से ज़्यादातर मुल्कों के अंदर एक ही तरीक़ाकार है और वो है डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए से ये लोग मुंतखब होकर आते हैं। फिर अगर मुल्क के अंदर वफाकी निज़ाम है तो फिर एक ऐवान के अंदर आबादी की बुनियाद पर जो है वो नशिस्तों की तकसीम होगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तरह, और दूसरे ऐवान में तमाम इकाइयों को मसावी बुनियाद पर नुमाइंदगी मिलेगी। तो यहाँ पर आबादी की बुनियाद पर जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और वहाँ पर मसावी बुनियाद पर जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और दोनों ऐवान जो है वो मिलकर कानून साज़ी करेंगे। आम तौर पे मुसव्वदात पहले किसी भी ऐवान में पेश किए जा सकते हैं, लेकिन जो मालियाती नौइयत के मुसव्वदात होंगे कानून साज़ी के लिए वो पहले ऐवान ज़ेरी यानी लोअर हाउस में भेजे जाएंगे। यहाँ पे उनका आगाज़ होगा और यहाँ से फिर वो ऐवान बाला में जाएंगे। मालियाती मुसव्वदात के साथ साथ और भी दीगर जितने भी मुसव्वदात होंगे, ज़्यादा बाइख्तियार जो है ये लोअर हाउस ऐवान ज़ेरी होगा। आम तौर पे मुसव्वदा पहले किसी भी ऐवान में पेश किया जा सकता है कानून साज़ी के लिए। अगर सपोज़ ऐवान बाला में कोई मुसव्वदा पेश किया गया तो यहाँ पर जो तयशुदा मराहिल हैं वो सारे वो पूरे करेगा और उसके बाद वह ऐवान ज़ेरी में आएगा और फिर वो सदर मुमलिकत की मंजूरी के लिए या सरबराह मुमलिकत की मंजूरी के लिए हर मुल्क में ओहदे का नाम जो है वो फ़र्क हो सकता है। पाकिस्तान में सदर है, बरतानिया में बादशाह है। तो मंजूरी के बाद जो है वो कानून बनेगा और फिर मुल्क में उसको नाफिज कर दिया जाएगा। तो इसके बाद हमने 2 ऐवानी मुकन्नना की खूबियाँ पढ़ी और फिर हमने साथ में इसकी खामियाँ पढ़ी। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचता है। कल इंशाल्लाह हम एग्ज़ेक्युटिव शुरू करेंगे, इंतज़ामिया शुरू करेंगे। कल के टॉपिक में हम देखेंगे कि इंतज़ामिया
है क्या, फिर इंतज़ामिया के एग्ज़ाम पढ़ेंगे और साथ साथ इंतज़ामिया के फ़राइज़। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे।